वो मानेगी नहीं। वो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाएगी। मेरी तो ज़िंदगी तब भी ख़राब है, और मेरी तो ज़िंदगी मरने के बाद तो वैसे भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, ये सब अनाथ हो जाएंगे। कौन उनका सहारा बनेगा? और मैं ज़िंदा रहा तो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज होगी। तो बताओ मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? मैं ग्राम प्लस पोस्ट औरंगाबाद अहीर का रहने वाला हूँ, ज़िला बुलंदशहर से। मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ एक लड़का है अमित नाम का, उसी के मोहल्ले का, जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने इस केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ, तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी, ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज़ तक इन्हें देख कर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी। अब एक मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा? मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों, मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज़ जोड़े कि मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर के इस लड़की को ऐसी सज़ा मिले ताकि ये किसी के साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ मौत। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी। मेरी तो ज़िंदगी जब भी बेकार है, जब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। आखिर पम्मी ऐसा क्यों बोलता है? कौन उसको परेशान कर रहा होता है? उसकी कहानी क्या है? क्या राज है उसकी कहानी में? तो नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नितिन सिंह यादव, ZNY24। रोज़ नई सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं एक ऐसी कहानी जो जिला बुलंदशहर के ग्राम पोस्ट औरंगाबाद अहीर गांव की है, जहां एक पम्मी नाम का लड़का होता है जो अपनी आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहा होता है। वो रोज़ सुबह उठ के दौड़ लगाने जाता था और वर्जिश करता था। वो कड़ी मेहनत करता था कि ताकि वह आर्मी में भर्ती हो सके या पुलिस में भर्ती हो सके। उसकी यही डेली की दिनचर्या थी। वहीं उसके घर के सामने एक प्राची नाम की लड़की भी रहती थी, जो कि जस्ट उसके घर के सामने वाला घर था। वो लड़की जवान थी और खूबसूरत भी थी, लेकिन पम्मी जो है अपनी
पुलिस की तैयारी कर रहा था, आर्मी की तैयारी कर रहा था। और सामने जो लड़की होती है प्राची, वो पम्मी को मन ही मन प्यार करती थी और उसको पसंद करती थी। तो जब भी पम्मी बाहर निकलता था, दौड़ लगाने जाता था, तो प्राची घर के बाहर खड़ी हो जाती थी, घर के बाहर गेट पे बैठ जाती थी और पम्मी को देखती रहती थी मन ही मन, और मुस्कुराती थी। और पम्मी जब भी आता था उसको देख के मुस्कुराती थी, उसको इशारे किया करती थी। जब पम्मी एक दिन दौड़ लगाने जा रहा था, करीब सुबह का 5 बज रहा था, पम्मी घर से बाहर निकलता है तो गेट की आवाज़ सुन के प्राची भी घर के बाहर आ जाती है और पम्मी को अपने पास बुलाती है। क्योंकि अंधेरा था और कोई आने जाने वाला था नहीं, तो प्राची उसको कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो पम्मी कहता है कि ये घर में किसी को पता चलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन प्राची कहती है, अरे कौन बताएगा, आप तो बताओगे नहीं ना, मैं बताऊंगी तो फिर किसी को कैसे पता चलेगा। तो पम्मी बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। और प्राची उसको दिन पे दिन इशारे करती थी और फ़ोन नंबर देने का इशारा करती थी। 2018 आता है और 2018 में पम्मी की पुलिस में नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगने के बाद पम्मी बहुत खुश था और अपने माँ बाप के पैर छूता है और सभी पूरे मोहल्ले में और अपने माता पिता को मिठाई खिलाता है। और सामने जो लड़की रहती है प्राची, उसके घर में भी मिठाई देता है और लड़की को भी मिठाई खिलाता है। तो लड़की बोलती है कि अब तो नौकरी लग चुकी है तो कम से कम अब तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो और अपना मोबाइल नंबर दे दो। तो पम्मी खुश होता है, तो इसी खुशी में प्राची को वो अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देता है। मोबाइल नंबर देने के बाद प्राची और पम्मी की धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। बातचीत इस कदर होने लगती है कि वो जब रात का 10 बजता है तो बात करते करते सुबह के 6 बज जाते थे और पम्मी और प्राची एक दूसरे से बात करते रहते थे। अब बात करने का सिलसिला यूं ही इन लोग का आगे बढ़ता चला जा रहा था और पम्मी और प्राची एक दूसरे से बहुत क्लोज हो चुके थे। अब दोनों का मिलने जुलने का भी प्रोग्राम बनने लगा। अब प्राची उस पम्मी को मिलने के लिए बोलती है तो पम्मी उसको हामी भर देता है और एक दिन वो मिलने के लिए जल्दी सुबह निकलते हैं। तो घर के बाहर ही एक थोड़ा जंगल टाइप था, तो वहाँ जंगल में दोनों मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मिल पाते हैं, उसके बाद फिर वो घर चले आते हैं। इसी बीच इन सब की खबर प्राची जो है अपनी फ्रेंड होती है उसकी गुड्डन, जो कि मेरठ की रहने वाली, उसको भी बताती है और एक लड़का होता अमित नाम का, उसको भी बताता है। अब गुड्डन जब उससे पूछती है कि पम्मी क्या करता है, तो प्राची बताती है कि पम्मी पुलिस में है। तो गुड्डन के सर में सातिरपन आ जाता है और उसका दिमाग में शैतानी खोपड़ी जाग जाती है। और उधर वो अमित, वो भी प्राची को समझाता है कि इससे अब पैसे मांगने शुरू करो। पम्मी वैसे भी प्राची को खर्चा दे दिया करता था, उसको घूमने फिरने के लिए पैसे दे दिया करता था, लेकिन अब प्राची और पम्मी के बीच में 2 लोगों की एंट्री हो चुकी थी। वो 2 थे गुड्डन और अमित। अब गुड्डन और अमित ने प्राची को समझाया कि प्राची, पम्मी तो शादीशुदा है, क्यों ना हम लोग उससे पैसे लिया करें, क्योंकि तुम्हारी तो शादी होने से रही उसकी। ये बात प्राची को ठीक लगती है, वो भी सोचती है कि ये तो बात सही है कि मेरी शादी तो नहीं हो सकती उससे, तो क्यों ना हम उससे पैसे लिया करें और ऐश किया करें। अब तीनों प्लान बनाते हैं और प्राची पम्मी को मिलने के लिए बुलाती है। अब पम्मी जो है प्राची को लेके किसी होटल में जाता है। वहाँ होटल के बाहर एक रूम गुड्डन और अमित भी ले लेते हैं और जब पम्मी और प्राची होटल में रुकते हैं और एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं, तो इसी बीच चुपके से गुड्डन और अमित उसकी फ़ोटो ले लेते हैं और प्राची भी
उसकी वीडियो बना लेती है और कुछ अंतरंग फ़ोटो ले लेती है। और जब भी प्राची पम्मी से बात किया करती थी तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी किया करती थी, और ये बात पम्मी को नहीं पता थी। पम्मी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था, उसे नहीं मालूम था कि ये हम इसके जाल में फंस रहे हैं, ये तीनों हमें जाल में फंसा रही हैं। पम्मी उसको मोहब्बत करता था, लेकिन प्राची उसको अपने जाल में फंसाए हुए थी, उसके पैसे पे उसकी नज़र थी। अब पम्मी से पैसे मांगे जाते थे तो पम्मी पैसे दे दिया करता था। अब पम्मी की भी शादी हो चुकी थी और पम्मी के पास भी खर्चे थे और घर के भी खर्चे थे, तो पम्मी अब इतना पैसा नहीं दे पाता था। तो प्राची पैसे की मांग करती है और पम्मी पैसे देने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि अभी हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। तब पम्मी गुस्सा हो जाती है, तब प्राची गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। इतनी धमकी सुनने के बाद पम्मी सोचता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की आज मुझे धमकी दे रही है। तो पम्मी गुस्से में ही बोलता, तुम क्या कर लोगे मेरा, मैं पुलिस में हूँ, क्या कर सकते हो मेरा, बताओ, मुझे धमकी दे रहे हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। पम्मी इतना बोलता है। प्राची हंसती है और बोलती है, क्या बात कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। हम लोग जितना मिले हैं ना, वो सारी फ़ोटो मेरे पास हैं और वीडियो भी मेरे पास हैं, और जो भी बात करते हो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब पम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। पम्मी डर जाता है, एकदम भयभीत हो जाता है कि ये क्या किया, मैं जिसको प्यार करता था उसने हमें अपने जाल में फंसा लिया। अब पम्मी को विश्वास नहीं होता है, फिर वो प्राची उसको वो फ़ोटो दिखाती है। अब पम्मी डर जाता है, वो कहता है ये क्या हुआ। अब पम्मी उससे पीछा छुड़ाने लगता है और बात करना कम कर देता है। तो प्राची उसको फ़ोन करती है, पम्मी फ़ोन नहीं उठाता। प्राची उसको कई बार फ़ोन करती है, फिर एक बार पम्मी फ़ोन उठा लेता है तो प्राची बोलती है कि फ़ोन मत काटना, अगर तुमने फ़ोन काटा तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो वीडियो, फ़ोटो और रिकॉर्डिंग मेरे पास है मैं वो थाने में दे दूँगा और मैं तुम्हारी एफआईआर करवा दूँगी, तुम्हें झूठे बलात्कार केस में फंसवा दूँगी। ये सुन के पम्मी भयभीत हो जाता है और वो गुमसुम रहने लगता है और उससे पैसे मांगे जाते हैं। प्राची उससे पैसों की मांग करती है तो पम्मी उसको पैसे दे देता है। एक बार जब उसके पास पैसे नहीं थे और प्राची ने उस पे दबाव बनाया और उधर से गुड्डन ने दबाव बनाया कि हम लोग जा रहे हैं और तुम्हारी थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे और ये वीडियो और फ़ोटोज़ में तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे माँ बाप को दिखाएंगे। तो फिर पम्मी अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको पैसे देता है। अब पम्मी करता तो क्या करता। पम्मी भयभीत हो चुका था, उदास रहने लगा था, उसके पास कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो सोच रहा मैं करूं तो क्या करूं। पम्मी को बहुत डर लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि अगर मेरे घर में बात पता चल गई तो मेरे घर में क्या होगा, कहीं मेरी बीवी फांसी न लगा ले, मेरे माता पिता की इज्जत का क्या होगा, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोच के पम्मी अब खाना खाना भी बंद कर दिया था। उसके गले से एक कौर तक नहीं उतरता, धीरे धीरे उसकी सेहत भी गिरने लगी। तो सब लोग उसके पूछते थे क्या हो गया। उसकी बीवी ने भी पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतना परेशान हैं, और उसके माता पिता भी पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना परेशान हो। तो पम्मी कहता है कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत ख़राब है और मैं थोड़ी तबीयत ख़राब है, ये बात बोलकर बात को घुमा देता था। उसके कुछ ही दिन बाद पम्मी की तैनाती गाज़ियाबाद के मुरादनगर में नगर पालिका में ईवीएम मशीन की सुरक्षा में हो जाती है। उसके बाद एक सिपाही होता है, उसकी भी ड्यूटी पम्मी के साथ लग जाती है, जिसका नाम ध्यान सिंह होता है। ध्यान सिंह के साथ रहते रहते पम्मी अपनी कुछ बातें ध्यान सिंह को भी बता दिया करता था, लेकिन कभी ये नहीं बताता था कि मैं दुखी क्यों हूँ, उदास क्यों हूँ। तो ध्यान सिंह उससे पूछता था कि पम्मी तू इतना उदास रहता है,
क्या दिक्कत होगी, परेशानी है तो मुझे बता, मैं तेरा कुछ सोचता हूँ, अगर मुझसे कुछ हो सकेगा तो मैं तेरी मदद करूँगा। तो पम्मी ये बोलता था कि जब होगा तो मैं तुझे बता दूँगा, और मैं बताऊँगा तो अगर मैं रहूँ या ना रहूँ तो उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलाना। तो वो पूछता था किन लोगों को, तो बोलता था कि समय आने पे मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा। इतना बोलने के बाद पम्मी जो है ड्यूटी करने लगता है। मंगलवार की रात करीब 8 बजे सिपाही पम्मी को प्राची फ़ोन करती है और पैसों की मांग करती है। पम्मी पैसे ना होने का बोलता है तो प्राची उसको बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देती है और बोलती कि मैं जा रही हूँ थाने और तुम्हारी रिपोर्ट करवाती हूँ, जिससे कि तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी इज्जत दोनों चली जाएंगी। अब पम्मी अपनी और घर वालों की इज्जत जाने का ख्याल कर डर जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आता है। अब वो सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद उसने आत्महत्या करने का कदम उठा लिया। अब वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो उस ब्लैकमेलर प्राची और उसके साथियों के बारे में बताता है। तो आप सुन सकते हैं इस वीडियो में। मैं ग्राम प्लस पोस्ट औरंगाबाद अहीर का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर से। मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले पम्मी बताता है कि ये लोग उसको 2 साल से प्रताड़ित कर पैसे की मांग करते थे, ना देने पर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दिया करते हैं। यह वीडियो बनाने के बाद पम्मी अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मार लेता है और अपना काम तमाम कर देता है। उसका साथी ध्यान सिंह ये देखता है तो तुरंत भाग दौड़ के पम्मी के पास जाता है। उसको देखता है तो वो तड़प रहा होता है। पम्मी तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है और पम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही पम्मी की मृत्यु हो चुकी थी। अब पुलिस छानबीन करती और पता लगाती कि ऐसा क्यों हुआ, क्या दिक्कत थी। छानबीन करते हुए पुलिस तहकीकात करती है और पम्मी के पास उसका मोबाइल पड़ा होता है। तो मोबाइल देखा जाता तो उसमें वीडियो पड़ी होती है जो पम्मी मौत से पहले उसको शूट करता है और बताता है कि कौन लोग उसको परेशान कर रहे थे। तो उस वीडियो के आधार पर पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। ये लोग तो जेल चले जाते हैं, लेकिन अब पम्मी के घर वालों का क्या? उसकी पत्नी, उसके माता पिता, ये सारे अकेले रह जाते हैं। पम्मी के माता पिता का लाडला अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। जिसकी उनको ज़रूरत थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो साथियों, आप सभी लोग इन जैसे प्राची, गुड्डन, अमित जैसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि आज के समय में कुछ प्राची जैसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसे के लिए अपना जिस्म तक बेच देते हैं और मासूम लोगों को फंसाकर उनकी ज़िंदगी और पैसे से खेल जाते हैं। इस हद तक परेशान करते हैं कि लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं रहता है सिवाय मौत के। तो साथियों, ऐसे गिरोह से सावधान रहें, सतर्क रहें और आप लोग अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ये जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।